दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की नेक्स्ट अगली श्रृंखला आपके समक्ष लिखी गई है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। बिल्कुल आप सभी को पता है, हम टारगेट कर रहे हैं 2022 बैच को, जिनका प्रथम सेमेस्टर वर्तमान समय में अभी हाल ही में जो है स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट की क्लासें पर डे आपके समक्ष जा रही हैं। सुबह के मीटिंग में हमने आपके समक्ष हिंदी की बेहतरीन श्रृंखला आपके समक्ष प्रोवाइड किया, और आज इस वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत आप लोगों के समक्ष जा रहा है। बिल्कुल मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर ही हमारे लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा का स्रोत होता है। और हाँ, मैं लास्ट में आपसे कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके आप अपना फीडबैक अवश्य दें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चूंकि एक शिक्षक का परम धर्म होता है कि आपका फीडबैक अगर नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी दुविधाएं उत्पन्न होती हैं कि भैया पता नहीं हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस वजह से आप अपना फीडबैक अवश्य दें कि पढ़ाया हुआ आपका सारा चीजें समझ में आ रही हैं। बहरहाल लिखा गया है, देखिए यहाँ हमने लिखा है आपके समक्ष हस्तलिखित नोट्स मात्र 299 रुपए में सभी सब्जेक्ट की प्राप्त करें आसान तरीके से। बिल्कुल हमने आपके लिए हैंडराइटिंग नोट्स तैयार की है। अगर आप उस हैंडराइटिंग नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 299 रुपए का जो है पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ? और लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाइए। आप जो है वहां से आपको नहीं मिल रहा है तो आप कम्युनिटी पर चले जाइए, वहां पर लिंक दी गई है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप लगातार शिकायत कर रहे हैं कि ये 299 रुपए आपने ज्यादा रखा है। ठीक है भैया, मैं आपसे कहना चाहूंगा 299 रुपए ज्यादा नहीं है। ठीक है, इस वजह से ज्यादा नहीं है क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का अपना कुछ प्रावधान होता है। हमने एक मुहिम छोड़ रखी है आप लोगों के समक्ष। आज तो आपको यह 299 रुपए ज्यादा लग रहा है। होता क्या है कि आपने डीएलएड में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अभी आपको डीएलएड का अस्तित्व तो नहीं पता है। जब आप इस डीएलएड के बारे में जान जाएंगे तो ये 299 रुपए आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हम कोर्स को ले लें। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि जब अगर आप इस नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम जब देने जाएंगे ना, तो अगर इस नोट्स को आप पढ़कर जा रहे हैं तो मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि यह 299 रुपए आपका होता है। वो देहाती कहावत नहीं है कि ये हमारा तर गया। ठीक है, तो ये 299 रुपए आपका एकदम पूरी तरह से आपको लगेगा कि हमने यह नाजायज नहीं किया है, जायज किया है। आपको विगत दृष्टिगत आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके सभी सब्जेक्ट की नोट्स तैयार की गई है। आपका एक शिकायत और आ रहा था कि विभिन्न चैनल वाले 115 रुपए में दे रहे हैं, 120 रुपए में, लेकिन हम आपको 115 रुपए 120 रुपए में नहीं दे पाएंगे। जिसके पीछे कारण यह है कि भैया हम सभी चैनल की तरह जो है पहले ये हम लिख दिए, दूसरा ये लिख दें, बीच वाला मामला हम गायब कर दें। नहीं, हमने जो नोट्स आपके लिए तैयार किया है उसमें एक भी आपके सिलेबस को हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, आपके सिलेबस को हमने ध्यान में रखा है। आपको सिलेबस हमने प्रोवाइड किया है। जितनी चीजें यहां जा रही हैं आप उस सिलेबस से मिलान करिए। अगर सिलेबस से बाहर है या सिलेबस से कटी हुई चीजें आपको जा रही हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं। इसलिए हमने कॉस्टली तो फिलहाल मुझे भी लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी समझ से अगर बात करें तो 299 रुपए ज्यादा नहीं है। चूंकि जिस चीज में परिश्रम होता है वहां जाहिर सी बात है आप खुद भावनाओं को समझ सकते हैं। तो बहरहाल आपके समक्ष लिखा गया है कि शिक्षण अधिगम का सिद्धांत आपके समक्ष आज का यह वीडियो होगा। तो बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 आपकी शुरुआत हो चुकी है। पार्ट नंबर 2 यह वीडियो आपका जो पार्ट नंबर 2 होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर आप सभी को बताया जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, जो कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। जो है औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, और आता है आपका निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। ठीक है, और इस टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत जैसे अगर हम बात करें, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है वह किन किन चीजों के अंतर्गत होती हुई जो है निकलती है, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद का लेक्चर जो होगा आप लोगों के समक्ष जो है बेहतरीन तरीके से शिक्षण की विशेषताएं जैसे हो गई, शिक्षण की समस्याएं, इसका नेक्स्ट अगला लेक्चर, ठीक है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, चूंकि एक लेक्चर हमें लगता है कि 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चूंकि 20 मिनट से ज्यादा होने का मतलब यह है कि आप देखेंगे नहीं। ठीक है, बहरहाल अगर आपके काम की चीज मिल रही है तो भैया आप 20 मिनट क्या 1 घंटा भी बैठ सकते हैं, यह मुझे पता है, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि छोटा छोटा करके आपको कई पार्ट में दिया जाए तो हमें लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा। तो बहरहाल चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से नजर आएंगी। चलिए
दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले लिखा जा रहा है औपचारिक शिक्षा। मीन्स इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फॉर्मल एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपके समक्ष लिखा जा रहा है कि औपचारिक शिक्षा को नियमित और सांविधिक शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, जो औपचारिक शिक्षा होती है यह जो आपकी होती है यह नियमित शिक्षा कहलाती है। यह विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा होती है। मीन्स अगर देखा जाए आप जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उस विद्यालय में आप औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसमें उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां और स्थान, समय आदि सब कुछ निश्चित होता है। आप जिस विद्यालय में ग्रहण कर रहे हैं आपके विद्यालय का जो पीरियड होगा वह निश्चित होगा। आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य से डीएलएड करने जा रहे हैं वह निश्चित है। आपका जो पाठ्यक्रम है एक निर्धारित पाठ्यक्रम है कि आपका जो कोर्स होगा वह 6 महीने में समाप्त किया जाएगा। और जो आपकी शिक्षण विधियां होती हैं, ठीक है, शिक्षण विधियों को फिलहाल के लिए आगे लेक्चर में आपके समक्ष प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आप इतना जानिएगा कि जो शिक्षण विधियां होती हैं वह भी निश्चित होता है। आपका विद्यालय एक निश्चित होगा कि आप इस फला विद्यालय में पढ़ेंगे। समय निर्धारित होता है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक अपने विद्यालय में पढ़ेंगे। मीन्स अगर देखा जाए तो अगर आप औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सारी चीज़ें जो भी आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं सब कुछ इसमें निर्धारित की जाती है। ठीक है, आपकी शिक्षा अगर हम पूछी जाए आप कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आप कहेंगे हम औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मीन्स फॉर्मल एजुकेशन। चूंकि हमारा उद्देश्य भी निश्चित है कि हम डीएलएड करके भविष्य में शिक्षक बनेंगे, हमारा पाठ्यक्रम निश्चित है, शिक्षण विधियां निश्चित है, समय स्थान यानी सब कुछ हमारा निश्चित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा पर। मीन्स इसे हम कहेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें यह शिक्षा जो आपकी होती है यह पूरे लाइफ टाइम चलती रहती है। ठीक है, पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसे अनियमित और आकस्मिक आवधिक शिक्षा भी कहते हैं। आपकी यह जो शिक्षा होती है आप बीच चौराहे पर खड़े होकर भी वहां शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप बीच चौराहे पर ले जाकर साइकिलिया अपनी खड़ी कर दीजिए, ठीक है, या गाड़ी अपनी खड़ी कर दीजिए, धड़ाक से कोई मार देगा, आप अगर बच गए तो हमें लगता है कि पूरे लाइफ में कभी आप बीच चौराहे पर नहीं खड़े होंगे, और जब खत्म हो गए तो वह बात की बात है। ठीक है, तो बहरहाल आपकी जो यह शिक्षा होती है यह कभी भी किसी भी वक्त कहीं किसी समय भी यह ग्रहण की जा सकती है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि यह शिक्षा बालक परिवार के सदस्यों, आसपास के खेल के मैदान, पार्क, सार्वजनिक स्थल या इत्यादि जगहों पर प्राप्त की जा सकती है। मीन्स हमने आपसे कहा कि आप किसी भी स्थान पर, आप अपने अगर खेत में भी जाते हैं तब भी वहां पर आपको कुछ न कुछ शिक्षा मिल ही जाती है। ठीक है, आप कहीं भी जा रहे हैं, अपने रिलेशन वगैरह कहीं भी जा रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ शिक्षा दी जाती है या मिल जाती है कि भैया हमें अब भविष्य में यह काम नहीं करना है। ठीक है, मैं सपोज दैट की बात करूं, अगर आप कहीं बाइक से जा रहे हैं, बाइक खुदा न खास्ता भगवान न करे ऐसा हो, अगर एक्सीडेंट आपको हो जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको लगता है कि यार अगर हम भी गाड़ी तेज चलाएंगे तो हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ भी आपको सीख मिली कि नहीं मिली? कौन सी सीख मिली? कि अब हम गाड़ी धीरे चलाएंगे। ठीक है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? आप कहेंगे कि यह शिक्षा जो आपकी होगी वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आगे आपके समक्ष दिया जा रहा है निरौपचारिक शिक्षा, मीन्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसका मतलब क्या है? इस शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग माना जाता है। मीन्स औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा को हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है इस शिक्षा में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां प्रायः निश्चित होती हैं। आप कहेंगे इसके पहले जो आपने बताया उसमें भी ये सारी चीजें निश्चित होती हैं, लेकिन भैया इसमें निश्चित तो होता है, ठीक है, परंतु औपचारिक शिक्षा के समान कठोर नहीं होती है। जो आपकी औपचारिक शिक्षा है वह बिल्कुल अगर देखी जाए तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, औपचारिक शिक्षा में सब कुछ दी जाने वाली चीजें आपकी जो होती हैं जैसे उद्देश्य, पाठ्यक्रम, ये सारी चीजें निश्चित होती है। मीन्स यह आपके लिए कठोर है। लेकिन अगर वहीं बात किया जाए आपसे निरौपचारिक शिक्षा में, तो निरौपचारिक शिक्षा ये सारी चीजें, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, ये सारी चीजें तो आपकी निश्चित होती हैं। लेकिन इसमें सबसे
बड़ी बात कही गई है कि अनौपचारिक शिक्षा में समान कठोर नहीं होता। यह जो शिक्षा होती है निरौपचारिक शिक्षा, यह औपचारिक शिक्षा के समान कठोर नहीं होती है। यह शिक्षा बहुत लचीली होती है। मीन्स आप इस शिक्षा में कहीं भी किसी भी प्रकार से, यानी लचीली कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी माध्यम से इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए औपचारिक और निरौपचारिक आपके किसी भी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन हमने इसके पहले टीचिंग प्रोसेस आपके समय जब पहला लेक्चर आपके समय गया था तो औपचारिक और निरौपचारिक और आपके समक्ष दिया गया औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ये तीनों शिक्षा आपके बीच में आए हुए थे। तो यह आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, इस वजह से आपके कोर्स में इसे रखा गया। ठीक है, अगला आपके समक्ष दिया जा रहा है, देखिए टीचिंग प्रोसेस। हालांकि वह भी अभी औपचारिक अनौपचारिक वह भी एक टीचिंग प्रोसेस के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे टीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत कहा जा रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया 3 स्तंभों से होकर गुजरती है, जिसके मध्य एक निश्चित परिणाम निकल कर आता है। प्रथम स्तंभ आपका हो सकता है या प्रथम पोल इसे हम कह सकते हैं शिक्षक हो सकता है। ठीक है, इसके पास अपनी योग्यता, अनुभव, गुण और अपना दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। किसके पास? शिक्षक के पास। जाहिर सी बात है आपका जो शिक्षक होगा वह कहीं ना कहीं आपसे योग्य जरूर होगा। ठीक है, उसके पास अनुभव होगा, उसके पास गुण होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस शिक्षक के पास पाई जाती हैं। और द्वितीय स्तंभ की अगर हम बात करें, हमने आपसे पहले भी बताया है कि आपकी वर्तमान समय की जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, आपको जहां भी टीचिंग करना है आपको उस बालक को केंद्र बिंदु मानकर पढ़ाना है। तो सेम चीजें देखिए बीच में आया कि नहीं आया। द्वितीय स्तंभ जो होता है वह शिक्षार्थी होता है। इनका कार्य सीखना होता है। इसके कारण व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। किसके कारण? शिक्षक के कारण। ठीक है, और तीसरा स्तंभ जो आपका कहा जा रहा है, तृतीय स्तंभ पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम भी हर विद्यार्थी का अगर देखा जाए तो वह समान होता है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है वह उसका तृतीय स्तंभ होता है। ठीक है, अब आगे का लेक्चर जो आपके समक्ष होगा, आप देख पा रहे हैं शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण की समस्याएं क्या हो सकती हैं, शिक्षण के जो विभिन्न उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, इन सभी बातों पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो में दी गई चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।